नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी व अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन का रिवीजन करेंगे जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत से संबंधित होगा। साथ ही अपने आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम एक-एक करके अपने प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को पहले पॉज़ करके अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद आगे जो मेरे द्वारा बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन उसको देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कितने प्रश्न सही हुए हैं ये ज़रूर बताएँ। चलिए, तो हम सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। यह एक शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य रूप में है। इसमें एकल नृत्य रूप में जो आदर्श रूप से महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है, बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के लालित्यपूर्ण ढलावदार शारीरिक अभिनय इसकी विशेषता है, जो विभिन्न लोक नृत्यों जैसे कईकोशिकली से अपनाई गई है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का वर्णन किया जा रहा है? देखिए, यह जो परिच्छेद दिया हुआ है, इसके आधार पे हमें बताना है, पहचान करना है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य निम्न में से हैं, जिसके बारे में यह बताया गया है। तो पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा मोहिनीअट्टम, तीसरा कथकली, चौथा भरतनाट्यम। तो हम इसमें से जो हमारा सही आंसर है, वह है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये जितना परिच्छेद में बताया गया है, ये सारे के सारे मोहिनीअट्टम के बारे में बताया गया है। मैं कुछ अलग से भी बताना चाहूँगा। देखिए, जो केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। इसमें भगवान विष्णु ने एक बार स्त्री का रूप धारण किया था, बहुत ही मोहिनी था। तो उसमें पूरा स्त्री का जो शक्तियों का प्रदर्शित किया गया था। भगवान विष्णु द्वारा जो स्त्री की शक्तियाँ होती हैं, उसको प्रदर्शित किया गया था। बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय। तो वहीं से भगवान ने इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा है। यह क्या है? पौराणिक कथा है, जिससे मोहिनी अट्टम का नाम पड़ा है। चलिए, देखिए इसमें जो अभिनय होते हैं ना, जो महिलाएं, एक महिला क्या करती है? शास्त्रीय नृत्य करती है, दूसरी महिला कभी कभी वही महिला नृत्य भी करती है, वही गायन भी करती है, परंतु कभी कभी एक महिला नृत्य करती है तो दूसरी महिला अलग से उसका गायन करती है। देखिए, इसमें जो है अभिनय में ना सरपट द्वारा बल दिया जाता है तथा पंजों पर ऊपर और नीचे अभिनय होता है। समुद्र की जो लहरें उठती हैं, लहरों के जैसे नारियल के वृक्ष, ताड़, खेत में जैसे धान की फसलें लहराती है ना, उस तरह का कुछ मिलता-जुलता ढलान जैसे शारीरिक अ, शरीर से क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है, कुछ ऐसा ही। ठीक है? तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन्हें स्तूपों के परिक्रमा पथों यानी कि प्रदक्षिणा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चलिए हम थोड़ा-सा देखते हैं कि इस जो इससे संबंधित तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तोरण द्वार क्या होता है, ये सब पता होगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये है स्तूप, ये है स्तूप। इसे बोलते हैं यष्टि, इसे बोलते हैं छत्रप, इसे बोलते हैं हर्मिका। देखिए, जिस तरह मंदिर का गर्भगृह होता है, सबसे पवित्र स्थल होता है मंदिर के भाग का, तो उसी तरीके से स्तूप में जो हर्मिका होता है, यह सबसे पवित्रतम स्थान होता है। यहाँ पे जो भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष हैं, उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है? अब देखिए, इसे बोलते हैं अंड, और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है ना, कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ एक ऐसे खड़ा होता है दीवार जैसा चारों तरफ, उसे बोलते हैं मेधी।
सॉरी वेदिका बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वेदिका। अब देखिए यह जो खाली स्थान है ना, ये ऐसे चारों तरफ ऐसे होता है, इसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ। ओके। अब देखिए इस पे चढ़ने के लिए इधर से ऐसे दीवार होता है और इधर से ऐसे दीवार नहीं होता, सीढ़ी होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सोपान। क्या बोलते हैं, सोपान। अब देखिए ये चारों तरफ से ये अब एक ऐसा दीवार जैसा घिरा होता है ना, ऐसे दीवार से चारों तरफ घिरा होता है, और यहाँ पर एक ऐसे दीवार होता है, इसे बोलते हैं तोरण द्वार, चारों तरफ होता है ऐसे ना, इसे बोलते हैं कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और नीचे से प्रवेश द्वार होता है, इसे बोलते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार। देखिए जो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न में बोला गया तोरण द्वारों पे, तो तोरण द्वार पे ये जो दिया गया ना, इसे बडेरी बोलते हैं ना, बडेरी, ठीक है। तो इस पे जो बडेरी है, इस पे जातक कथाओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया होता है, चित्र किसमें, चित्र के रूप में पूरा उकेरा गया होता है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो उनके संबंधित कथाएं है ना, उसी को यहाँ पे उकेरा गया है, किसके, चित्र के रूप में, चित्र के रूप में यहाँ पे पूरा बनाया गया है। तो इस पे भी और सेम इसी तरीके से इस पे भी, और सेम इसी तरीके से इस पे भी, और फिर एक अपोजिट साइड में, उस साइड में भी है, ठीक है ना, वहाँ पे भी बनाया गया है। तो चलिए हम ज़्यादा इधर डीप में नहीं जाएंगे, यह आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट विषय है। देखिए तो जातक कथाएं जो है, इसमें भगवान बुद्ध की ना पूर्व जन्म के मानव प्लस पशु, जो इसे संबंधित उनका जो रूप था, से संबंधित साहित्य का एक विशाल संग्रह, उसमें जो पूर्व जन्म के मानव व पशु से संबंधित पूर्व जन्म के जो साहित्य है, उसी का एक क्या संग्रह है, जातक कथाएं। देखिए जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थलों पे हम जिक्र किया करते हैं, बार बार चित्रण मिलता है, किस पे, तोरण द्वारों पे और प्रदक्षिणा पथों पे जो इसका जिक्र मिलता है, उनमें से कुछ है छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक, ठीक है, और श्रम जातक। ऐसे बहुत सारे जातक कथाएं हैं ना, इनमें से कुछ ये है, उनकी जिक्र हमेशा बार बार मिलता है। देखिए जो स्तूप की जो परिक्रमा पथ है, ये परिक्रमा पथ है यहाँ पे, और ये तोरण द्वार है, यहाँ पे बहुत सारे जातक कथाओं का हमेशा जिक्र मिलता है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो कथाएं हैं उसका जिक्र मिलता है। जैसे देखिए वो गृह त्याग, भगवान का गृह त्याग हुआ था ना, घर से त्यागे थे अपना घोड़े से ना, उसका उसका कथा का अंकन मिलता है। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था उसका अंकन मिलता है। बुद्ध के जन्म का अंकन मिलता है, साथ ही साथ धम्म चक्र प्रवर्तन, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका अंकन मिलता है। साथ ही साथ महापरिनिर्वाण, जब भगवान बुद्ध का जो जन्म मरण से मुक्ति हो गए थे, ठीक है, तो उनका अंकन मिलता है ना। तो इन सभी का अंकन तोड़ द्वारों पे मिलता है, प्रदक्षिणा पथों पे मिलता है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों को दोनों सही है ना, दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने गुप्त साम्राज्य के उदय एवं विकास में योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य के उदय एवं विकास में योगदान दिया। घोड़ों के उत्कृष्ट उपयोग के साथ सशक्त सेना, उपजाऊ और लौह समृद्ध भीतरी प्रदेश, रेशम व्यापार के क्षेत्रों से निकटता। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों। चलिए हम तब एक एक करके अपने इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को जानते हैं, और फिर तथ्यों के आधार पर अपने इस प्रश्न का सही आंसर दिया जाएगा। देखिए जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य से पहले कुषाणों का शासक था ना, कुषाण 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 जो साम्राज्य था उन सब का शासक अ, उत्तर मध्य उत्तर उत्तर मध्य में क्या था, इनका शासन था कुषाण वंश का, ठीक है, जिसमें कनिष्क भी कुषाण वंश का ही शासक है।
ठीक है। तो जो ये गुप्त शासक थे पूर्व में, जो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक है वो है श्री गुप्त। क्या है? श्री गुप्त। इसे गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो ये है श्री गुप्त। लगभग यह 275 ईस्वी के आसपास ना इस वंश की स्थापना किए थे। परंतु हम चलिए देखते हैं इसका जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम ने ना 319 एडी में गुप्त संवत का शुरुआत किया था। गुप्त संवत, ठीक है। देखिए, तो ये रहा गुप्त साम्राज्य जिसके संस्थापक श्री गुप्त हैं। और ये क्या थे? कुषाण जो वंश था उसके उन्हीं की कुछ एक शाखा थी, उसी में ये क्या एक लोग क्या थे? सामंत थे। ये क्या थे? सामंत थे, जो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करके एक अलग से साम्राज्य स्थापित किए जो गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना गया। गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना गया। देखिए, हम तो ये लोग लगभग 275 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई और आगे चल के लगभग आई थिंक 2 सदी तक ये लोग, लगभग 2 सदी तक ये लोग अपना एक साम्राज्य स्थापित करके रखे। उसके बाद ये पतन की तरफ चले गए। देखिए, तो ये जो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, उदय और विकास हुआ, उससे संबंधित कुछ कारक हैं। हम उस कारक के बारे में जिक्र करते हैं। पहला देखिए, जो कुषाण वंश था उसमें हाथियों का बहुत ही महत्व था। परंतु आगे चल के जब यह गुप्त साम्राज्य आया तो उसमें उन हाथियों की जगह पे अब घुड़सवारों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो घुड़सवारों ने इनकी जो विजय हुआ करती थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गुप्त वंश के जो शासक थे काफी अधिक मात्रा में ठीक है, अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्रा जारी किए थे ना। अश्वमेध यज्ञ भी किए थे काफी ज्यादा। तो कुछ यहाँ से भी अश्व की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका अंकन मिलता है। यद्यप गुप्त शासकों में से बहुत सारे उत्कृष्ट और अद्वितीय रथ योद्धाओं के रूप में भी वर्णित किए गए हैं। जो गुप्त शासक हैं काफी अधिक मात्रा में, ठीक है, रथ योद्धाओं के रूप में भी वर्णित किए गए हैं। फिर भी उनकी जो मूल शक्ति थी घोड़ों के उपयोग पर ही निर्भर थी ना। बहुत ही अधिक मात्रा में घोड़ों के उपयोग पर निर्भर थी। और उनकी जो सेना की गतिशीलता थी वो भी घोड़ों से ही काफी जो उत्कृष्ट घुड़सवार थे वही उसका आगे चल बढ़ चढ़ कर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो इस तरह से घुड़सवार भी क्या हो जाएंगे? घुड़सवार भी सवार ना, घुड़सवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देखिए, और आगे चलते हैं हम। जो इस समय आपको याद होगा जो महाजनपद महाजनपद काल जो था 600 बीसी में, 600 बीसी में, तो उस समय लोहे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। वह क्षेत्र यही है आधुनिक मगध का जो क्षेत्र है ना, मगध मगध कहें तो पाटलिपुत्र, पटना, बिहार, ठीक है, वही सब क्षेत्रों में लोहे का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग होता था। तो उसका कुछ प्रभाव इस पे भी पड़ा। देखिए, गुप्त को कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त हुए, उनमें से यह एक था लोहे का प्रयोग भी। और उनके संचालन का केंद्र भी क्या था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का उपजाऊ भूमि थी ना, जो आज का आधुनिक मध्य प्रदेश है, इसका बहुत सारे उपजाऊ भूमि और बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल थे। ये जो तीनों का क्या था, ये मिक्स रूप से यह तीनों का क्षेत्र शामिल था। इन्हीं सभी क्षेत्रों का जो उपजाऊ भूमि थी और साथ ही यहाँ का जो, हाँ ये हम लिख दे रहे हैं ना, उपजाऊ भूमि, ठीक है, मध्य एमपी, यूपी और बिहार। देखिए, और जो मध्य प्रदेश है और बिहार, दक्षिणी बिहार, वहाँ के लौह अयस्कों का दोहन भी काफी अधिक मात्रा में करते थे, जिसका जिक्र हमने पहले किया है। ओके, लौह अयस्क, लौह अयस्क का प्रयोग। देखिए, और ये लोग जो रोमन साम्राज्य था उस समय का, जो रोमन साम्राज्य था जिससे रेशम का व्यापार किया जाता था, रोमन का साम्राज्य था उससे रेशम का व्यापार किया जाता था, उस पे भी इनका क्या था? काफी अधिक मात्रा में पकड़ था। ठीक है, काफी ज्यादा में पकड़ था। कौन सा? रेशम व्यापार। उस समय था ना सिल्क रूट। क्या था? सिल्क रूट। जो जो ये कौन से साम्राज्य थे? कुषाण शासक थे, कनिष्क। ये
और जो मध्य एशिया है वहां से लेके जो उत्तर पश्चिमी भारत है, इस पूरे वाले क्षेत्र में यहाँ से लेके काफी लंबा चौड़ा ये अपना साम्राज्य स्थापित किए थे ना। तो उसमें सिल्क रूट भी आ जाता था, रेशम व्यापार के लिए सिल्क रूट भी आ जाता था, और इसी रूट के ठीक है, इसी इससे भी निकल के क्या था, अधिकार था गुप्त शासक का। गुप्त शासक का नहीं था, आगे चल के कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन रेशम के व्यापार से भी ये लोग काफी ज्यादा लाभान्वित होते थे। तो चलिए हमने जो डिस्कस किया है, इस डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है घोड़ों के उत्कृष्ट उपयोग के साथ सशक्त सेना। यस, ये तो सही है। क्या है पहला? पहला क्या है? पहला सही है ना। दूसरा, उपजाऊ लौह समृद्ध भीतरी प्रदेश। यस, इसी को भीतरी प्रदेश भी बोला जाता है। तो क्या है, लौह समृद्ध था। हाँ, लोहे का भी प्रयोग काफी अधिक मात्रा में करते थे। रेशम व्यापार के क्षेत्रों से निकटता। हाँ देखिए, निकटता है ना, इनका जो सिल्क रूट था उस पर कब्जा नहीं था, परंतु काफी ज्यादा निकटता था। ये जो रेशम व्यापार होता था, इस पे भी लोग काफी अधिक पकड़ था ना। तो हमारा देखते हैं इस प्रकार से 1, 2 और 3, तीनों का तीनों क्या है, सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला में पुंग चोलोम, पुंग चोलोम और करताल चोलोम अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? ये एक वाद्य यंत्र है ना, क्या है, संगीत वाद्य यंत्र है। हमें बताना है किसमें से किसमें प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है सी। चलिए जो हमारा ये मणिपुरी संकीर्तन है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए जो मणिपुरी, मणिपुर क्या है, भारत का एक राज्य है ना। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से यह एक है मणिपुर। देखिए, तो मणिपुरी ये क्या है, मणि, यह एक शास्त्रीय नृत्य है ना, जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्भव मणिपुर राज्य में ही हुआ था ना, यहीं पे इसका उत्पत्ति हुई थी। देखिए जो मणिपुर में नृत्य धार्मिक और परंपरागत उत्सवों के साथ जुड़ा हुआ है। यह यहाँ जो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है, इसमें शिव व पार्वती, कौन से, शिव व पार्वती, जिन्होंने सृष्टि की क्या की, रचना की, उन्हीं लोगों का यहाँ दंत कथाओं के संदर्भ में यह मिलता है। उन्हीं लोगों की कथाओं के संदर्भ में यह मिलता है। अन्य देवी देवताएं जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उसी के संदर्भ में यह मणिपुरी डांस, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है ना। सृष्टि की रचना, सृष्टि के रचनाकार। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए जो मणिपुर में जितने भी शास्त्रीय डांस होते हैं, जो अन्य डांस भी होते हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम है क्या है, लाई हारोबा। यह उनमें से क्या है, सबसे प्राचीनतम है। और जितने भी वहाँ पे शास्त्रीय डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, उन सभी का क्या है, यह बेस है, आधार है, आधार है ना। यह सभी उत्सवों में से क्या है, मुख्य है, और इसके उन सभी का क्या है, यह आधार प्रदान करता है। यही प्राचीनतम है, क्या है, प्राचीनतम भी है। इसी से सबकी सबकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। आज भी मणिपुर में क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है वैष्णव काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, वैष्णव काल, वैष्णव काल से संबंधित है। जब वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई थी ना, उससे पहले भी माना जाता है इसकी उत्पत्ति ना, उससे पूर्व भी माना जाता है। और यह सभी जो मणिपुर में सभी शैलियां हैं नृत्य की, उन सभी का क्या है, यह एक आधार है। चलिए हम और आगे चलते हैं। जो मणिपुर जो नृत्य शैली है, उसका जो रंग बटल है ना, उसमें रास संकीर्तन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, मणिपुर नृत्य जो है उसका, मैं ऊपर कुछ गलत लिख दिया था क्या, नृत्य को, हाँ नृत्य, ठीक है ना। चलिए जो नृत्य है इसमें क्या क्या संकलित है, संकलित है आपका ये क्या, रास, रास, भगवान कृष्ण और राधा रास लीला करते थे ना, रास कुछ उसी तरह से संबंधित है। रास संकीर्तन, रास संकीर्तन और थंग ता,
ठीक है। यह हमें लग रहा है जिस तरह से जो हमारे सिख समुदाय में तलवारबाजी किया जाता है ना, कुछ उसी से संबंधित यह भी है थंगटा ना। देखिए ये इसकी प्रसिद्ध रूप है, जो वहाँ के जो मणिपुरी नृत्य है उसकी राज संकीर्तन थंगटा क्या है, प्रसिद्ध रूप है उसी के। यह एक क्या है, रूप है जो। अब हम आगे और चलते हैं। जो मणिपुरी रास है उसमें राधा कृष्ण और गोपियां मुख्य पात्र होती है, मैं भी बताया ना। राधा कृष्ण और गोपियां क्या है, इसके मुख्य पात्र है। यही लोग मिलकर के ये जो रास है, इसका जो नृत्य है इसको फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। देखिए जो जो मणिपुरी नृत्य है इसमें जो सामूहिक गायन है ना, सामूहिक गायन, इसमें क्या किया जाता है, सामूहिक गायन किया जाता है। सामूहिक गायन किया जाता है और नृत्य नृत्य से भी जुड़ा हुआ है, जिसे मणिपुरी संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। इसे किया जाता है मणिपुरी संकीर्तन। इसे मणिपुरी संकीर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जो सामूहिक गान किया जाता है और उसमें नृत्य किया जाता है। ओके, चलिए। तो पुरुष नर्तक, जो पुरुष नर्तक होते हैं वो नृत्य करते समय पुंग और करताल, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये प्रश्न का जवाब यही मिलेगा। जो पुरुष नर्तक होते हैं ये ये लोग क्या बजाते हैं, देखिए पुंग वाद्य यंत्र है, पुंग और करताल। वाद्य यंत्र क्या कहते हैं, बजाते हैं। और जो नृत्य का पुरुषोचित पहलू है उसे क्या बोलते हैं, चोलोम संकीर्तन परंपरा बोलते हैं। ये लोग जो बजाते हैं, ये जो परंपरा है उसे क्या बोलते हैं, चोलोम संकीर्तन परंपरा, चोलोम संकीर्तन परंपरा बोलते हैं। यह क्या है, उसी का एक भाग है। और जो सभी सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है। पुंग तथा और भी एक और भी इसी तरह का वाद्य यंत्र है जिसे क्या बोलते हैं, करताल, चोलोम। पुंग और करताल ना, ये दोनों अलग अलग क्या है, चोलोम है, जिसका जो पुरुष नर्तक है वो लोग बजाते हैं। जितनी भी वहाँ पे अन्य जो धार्मिक समारोह हुआ करते हैं, धार्मिक त्योहार हुआ करते हैं, उन सभी में ये लोग ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ हमारे इस डिस्कशन से आप ये समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुरी संकीर्तन। ओके, चलिए तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्राचीन काल के दौरान, कब, प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के गांव पाए जाते थे, इनमें से कौन से प्रकार के गांव पाए जाते थे, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, ये विभिन्न प्रकार के क्या है, गांव हैं, उनके प्रकार हैं, और इनमें से कौन से प्रकार दक्षिण भारत में पाए जाते थे। तो उनमें वह एक उर, सभा, नगरम, ये तीन दिए हुए हैं और उसमें से बता रहा है कि कौन कौन से पाए जाते हैं। चलिए तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए जो पहला है उर, यह दक्षिण भारत की जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, दक्षिण भारत वही मुख्यतः तमिल दक्षिण में आता है ना। हालांकि जो गोदावरी सॉरी नर्मदा और ताप्ती है, इसी वो जो विंध्यन पर्वत है इसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अ, दक्षिण भारत बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण प्लेटो वही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा उर, यह एक क्या था, एक प्रकार का सामान्य गांव था। क्या था, सामान्य गांव था, सामान्य प्रकार का एक गांव था जिसमें कृषक जातियां निवास करती थी, खेती बाड़ी करने वाली कृषक जातियां निवास करती थी। और जो संभवतः आपस में सभी लोग क्या करते थे, समानता, सभी लोग एक समान थे, सभी लोग कृषि करते थे और समानता उन सभी में एक समानता भी थी। जो वहाँ पे गांव में निवास करते थे उर प्रकार के ना, उर प्रकार के जो गांव में निवास करते थे उन सभी में क्या थी, एक प्रकार से समानता थी। वहाँ पे एक ग्राम प्रधान होता था, जो गांव होता था उसका एक प्रधान होता था, ग्राम प्रधान। जो जो राजा महाराजा जो वहाँ के राजा होते थे, जो साम्राज्य होता था, जो टैक्स लगाते थे, उन सभी टैक्स को ये लोग क्या करते थे, जो प्रधान होता था उस अपने गांव का जो कर था उसका संग्रह करने के लिए उत्तरदायी था। यह उनसे कर का टैक्सेशन यानी कि कर संग्रह करता था और अपने ऊपर मतलब विभाग में भेज देता था। तो वहाँ पे क्या होता था, गांव होता था, ये जो ग्राम प्रधान वसूली का कार्य भी किया करता था।
तो गांव की ओर से उसका भुगतान भी ग्राम प्रधान ही करता था। हालांकि वो कहाँ से प्राप्त करता था, जो कृषक वर्ग थे उन लोगों से। तो ये गांव मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था। कहाँ पे था? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था ना। अब देखिए, ये हो गया ऊर। दूसरा क्या है? सभा। देखिए, जो सभा प्रकार के गांव है, यह ब्रह्मदीय गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, एक प्रकार से बोले उसे अग्रहार भी कहा जाता था ना, अग्रहार। ब्रह्मदीय गांव यानी ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि, ब्रह्मदीय। ब्रह्मदीय, ठीक है, गांव। इसे हम क्या, और आगे चल के अग्रहार, ठीक है। तो ये ब्रह्मदीय और अग्रहार प्रकार की जो भूमि थी, वहां पे जो ब्राह्मण भूस्वामी थे, उनका व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होता था। ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, ब्राह्मणों को ही दान में दी गई भूमि होती थी। और वहां पे कुछ कृषक वर्ग भी उस पे, क्या कहते हैं, ब्राह्मण, हालांकि उसके मालिक तो ब्राह्मण थे, परंतु उस पे कार्य करने के लिए अलग से कृषक भी वर्ग होता था। तो उन लोगों का भी ये लोग क्या था, एक समूह था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? सभा के रूप में जानते हैं। जिनमें हम लोग किसे जानते हैं? सभा के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे सभी जो अन्य जो गतिविधियां थी, सामूहिक रूप से निष्पादन किया जाता था ना। यहाँ पे लेकिन टैक्सेशन का काम कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, जो जिसको यह दान में दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ऊर और सभा, ये भी क्या है? ये भी दक्षिण में ही है ना। ये भी कहाँ पे है? दक्षिण में ही है, जहाँ पे ये दिया जाता ना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जो सातवाहन वंश थे ना, सातवाहन वंश के जो शासक थे, वो काफी अधिक मात्रा में अग्रहार, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव, मतलब एक प्रकार से भूमि दान देने का प्रचलन ही उन्हीं लोगों ने शुरू किया था ना। तो हालांकि वो भी क्या थे, दक्षिण में वो भी सब थे। तो यह क्या है? सभा भी दक्षिण से ही संबंधित है। तीसरा क्या है? नगरम। नगरम, देखिए, जो नगरम है ना, यह भी एक प्रकार से, नगरम नाम से ही मालूम चल रहा है क्या? नगर। नगर में क्या है? विशेष प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। वहाँ व्यापारी होते थे काफी अधिक मात्रा में लोग, जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं ना, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ उद्योग धंधों में इन्वॉल्व होते हैं, द्वितीय सेक्टर में। तो ये है क्या? नगरम। तो नगरम में नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे वडिको, वडिक प्लस व्यापारी, हम बोल सकते हैं जो श्रेष्ठी श्रेष्ठी होते हैं ना, जो निगम वगैरह ना, उन लोगों का एक संघ होता था ना। वो लोग आपस में यहाँ पे मिलकर ट्रेड वगैरह किया करते थे। उन्हीं लोगों का यहाँ पे प्रभुत्व होता था, उन्हीं लोगों का यहाँ पे क्या होता था? प्रभुत्व होता था, बसावट होता था एक प्रकार से। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नगरम बोलते हैं। नगरम मतलब नगर। तो इस तरह की भी क्या थी? जैसे क्या थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। जैसे दक्षिण में बहुत सारे पट्टनम करके आते हैं ना, ठीक है। वो पटना तो क्या था, वहाँ पे व्यापारियों का श्रेणियाँ हुआ करती थी, ठीक है। उन लोगों का वहाँ पे वर्चस्व हुआ करता था, बैंकिंग का काम वही किया करते थे, प्रशासन का भी कार्य वही वही लोग देखा करते थे, पुलिसिंग का भी कार्य वही लोग देखा करते थे ना। तो इस तरीके से ऊर, सभा और नगरम, तीनों की तीनों क्या है? दक्षिण से ही संबंधित हैं, दक्षिण भारत से ही क्या है? संबंधित हैं। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों का तीनों सही हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे ऊर, सभा और नगरम। चलिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परमाणुवाद पर आधारित है। किस पे? परमाणुवाद पर आधारित है। यह मानता है कि आत्मा और ब्रह्मांड पूर्णतया पृथक सत्ताएं हैं, पूर्णतया पृथक सत्ताएं हैं ना। यह सांख्य के संपूर्ण आध्यात्मिक मतों के साथ सामान्य रूप से सहमति रखता है। तो ये तीन कथन हुए, और क्या है? चार ऑप्शन है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सही है। चलिए, तो फिर हम इसी संबंधित जो तथ्य हैं, पहले तथ्यों को देख लेते हैं, फिर अपने प्रश्न को सही आंसर देंगे। देखिए, जो वैशेषिक दर्शन है ना, यह क्या है? परमाणुवाद पर आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणुवाद पर आधारित है, ठीक है। यह परमाणुवाद पर आधारित है, जिसमें जो ब्रह्म है, जिसमें आत्मा भी सम्मिलित है, ब्रह्म जिसमें आत्मा भी सम्मिलित है, की व्याख्या की गई है। देखिए, परमाणुवाद
एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो किसी भी वस्तु को विशिष्ट, पृथक करने योग्य, विशिष्ट और पृथक करने, अलग अलग करने योग्य और स्वतंत्र प्राथमिक घटकों के रूप में विश्लेषण के माध्यम से निर्वचनीय या व्याख्या करने योग्य मानता है ना। अलग अलग घटकों के माध्यम से जो विश्लेषण कर करके उसकी व्याख्या करने के योग्य मानता है। आप मैं जब हिस्ट्री का जब अलग अलग लेक्चर लेकर आऊंगा तो उसमें जो दर्शन आएगा, उस दर्शन में वैशेषिक दर्शन के बारे में वहाँ पे काफ़ी डीप में डिस्कस इसका करूंगा, वहाँ पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। बस आप यहाँ प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, उतना ही समझना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस आधार पर यह क्या है, परमाणुवाद पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला क्या है, सही है। हम दूसरा का चेक करते हैं। देखिए जो वैशेषिक दर्शन है यह सांख्य दर्शन की तरह ही मानते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा पुरुष और जो ब्रह्म है वो क्या है, प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति क्या है, पूर्णतः पृथक पृथक सत्ताएं हैं। और यानी कि ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग क्या है, सत्ताएं हैं। प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है ना। और जो इसमें दो ब्रह्म और आत्मा दोनों के अंतर जो है, अंतर वह क्या है, अंतर मुक्ति है। यानी कि जब हम मुक्ति पा लेते हैं तो प्रकृति अलग हो जाती है और पुरुष अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, मुक्ति जो होता है, मुक्ति से ही हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी मुक्ति में ही यह निहित है। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा दोनों का जो अंतर है वह मुक्ति में निहित है। अगर हम मुक्ति को समझ लेते हैं तो ब्रह्म और आत्मा को भी समझ लेंगे ना। तो इस आधार पे यह मानता है कि आत्मा और ब्रह्मांड पूर्णतः पृथक सत्ताएं हैं। यह क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। जो देखिए तीसरा है, हम आप जो हमने डिस्कशन किया है कि आत्मा और ब्रह्म क्या है, अलग अलग हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पे और ये क्या है, परमाणुवाद भी है, एक बार से भौतिकवादी भी है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक मतों के साथ समान रूप से सहमति रखता है। तो सीधे अगर ये दोनों अगर सही है तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही होता तो ये दोनों गलत हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट काफी आध्यात्मिक इसमें आ जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये हो जाएगा गलत ना। तो इस आधार पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों क्या है, सही है। एक और दो, ऑप्शन ए सही है ना। एक और दो दोनों क्या है, सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत के कौन से स्वरूप कर्नाटक संगीत से संबंध है। ठीक है, संगीत के कौन से स्वरूप कर्नाटक संगीत से संबंध है, तिल्लाना, टप्पा, तनम। नीचे दिए गए कुट हैं, इससे संबंधित जो कुट दिए हुए हैं उसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए जो तिल्लाना है, टप्पा है और तनम है, और जो कर्नाटक संगीत से संबंधित कुछ शॉर्ट में हम लोग साक्ष्य को समझेंगे। देखिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला, दो परंपरा माने परंपराओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत, ये कहाँ पे है, दक्षिण भारत में प्रचलित है। दूसरा, जो उत्तर भारत में प्रचलित है, हिंदुस्तानी संगीत। क्या है, हिंदुस्तानी। हालांकि इसके भी अलग अलग भाग भी होंगे ना, इसमें भी अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा फिर आगे चल के संगीत। तो ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दक्षिण का कर्नाटक संगीत और उत्तर का हिंदुस्तानी संगीत। देखिए जो इससे संबंधित अलग अलग घराने भी है ना, वो जाके अलग अलग भागों में आगे चल के डिवाइड हो जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। देखिए जो कर्नाटक संगीत है ना, ये जो हमारा सही आंसर है, सॉरी, किससे संबंधित है, कर्नाटक संगीत से। तो हमारा इसी डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द होगा। देखिए जो कर्नाटक संगीत है उसमें क्या होता है, रागम यानी कि राग, क्या होता है, राग होता है, अलापना राग होता है, तालम ताल होता है, ताल बैठा बैठा के ना, ताल होता है। रागम तालम यानी राग से, रागम से राग और तालम से ताल। राग और ताल की एक प्रणाली से निर्मित होता है ना, यानी राग और ताल की एक प्रणाली है जिससे यह कर्नाटक संगीत क्या होता है, निर्मित होता है। देखिए इन दोनों शैलियों में, इन्हीं दोनों को राग और ताल की अलग अलग से मिक्स करके विभिन्न शैलियां, कर्नाटक संगीत से भी विभिन्न शैलियां बनेंगी। ठीक है, विभिन्न शैलियों का स्वरूप निर्मित होगा। तो
उन्हीं में से एक हम किसके बारे में, कर्नाटक संगीत के बारे में, राग और ताल से निर्मित है ना। तो हम कर्नाटक संगीत की जो विशेषता है, जो शैलियाँ हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं ना। कर्नाटक संगीत की शैलियाँ राग और ताल से ही मिलके बनेंगी ना, उन्हीं से विभिन्न शैलियाँ बनती हैं। उन शैलियों के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए शैलियाँ जो हैं, एक है गीतम। गीतम, देखिए जो गीतम में है ना, यह राग की सहज और मधुर प्रवाह, यानी कि जो राग है, जो माउथ से राग निकाला जाता है, ठीक है, गले से, उस राग का एक सहज और मधुर प्रवाह सहित सबसे सरल प्रकार है ना, सबसे सरल प्रकार है। मैं इसे थोड़ा सा ठीक है, सबसे सरल प्रकार है। क्या है, सहज और मधुर ना, तो गीतम ये हो गया। अब अगला तनम, तनम, ध्यान दीजिएगा, तनम, इसमें जो होता है मध्य माकला, मध्य माकला या मध्यम गति, मध्य माकला उसी से बना है मध्यम गति, मध्य माकला कहें या मध्यम गति बोले, तो यह है मध्यम गति में राग अल्पना। मध्यम गति यानी कि जो इसमें सरल गति था उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो इसमें क्या जाएगा, मध्यम गति आ जाएगा। मध्यम गति में राग अल्पना किया जाता है, यानी राग को अल्पना किया जाता है, निकाला जाता है। और देखिए बोधगम्य लय होता है, एक लय होता है, बोधगम में लय होता है। आकर्षण, आकर्षक पद्धतियों का पालन करते हुए संगीत का लयात्मक प्रवाह होता है, संगीत का लयात्मक प्रवाह होता है। और ध्यान दीजिएगा, तनम गायन को राग का सर्वाधिक आकर्षक भाग बना देता है। जो तनम है यानी कि जो गाना गाने का एक पद्धति है ना, गाना गाने की पद्धति नहीं बोलेंगे, इसमें जो क्या है, एक शैली है, उस शैली में इसे क्या बना देता है, जो तनम है इसे बहुत ही आकर्षक बना देता है। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले पे। अगला है तिल्लाना। तिल्लाना, ये सभी सभी शैलियाँ किसी हैं, कर्नाटक शैली के ही भाग हैं, गीतम, तनम, तिल्लाना। देखिए तिल्लाना भी, यह भी एक मुख्यतः एक नृत्य शैली है, मतलब जो गायन होगा उसमें एक नृत्य भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये नृत्य शैली है। किंतु तेज और आकर्षक संगीत होता है ना इसमें, नृत्य के साथ साथ तेज, यानी चिल्ला चिल्ला करके तिल्लाना, देखो नाम से ही लग रहा है तिल्लाना मतलब चिल्लाना है ना, ठीक है, अब हालांकि वो लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो तिल्लाना यानी कि चिल्ला करके तेज और आकर्षक संगीत होता है। कैसे होता है, तेज प्लस आकर्षक संगीत होता है। तेज वो आकर्षक संगीत होता है के कारण इसे कभी कभी गोष्ठी संगीत भी कहा जाता है, नाचना फिर गाना, गोष्ठी संगीत, इसे गोष्ठी संगीत भी कहा जाता है, तिल्लाना को गोष्ठी। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तेज प्लस आकर्षक होता है, जो गाना होता है, गायन किया जाता है, इसी कारण इसे, इसमें नृत्य भी जुड़ा होता है, इसी कारण इसे गोष्ठी संगीत भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं फिर अपने अगले भाग पे, इसी को, इसी के अगले भाग पे। तो तिल्लाना ये हो गया ना। अब देखिए अगला है सुलादी, अगला है सुलादी। देखिए जो सुलादी है, यह भी ताल मलिका, जिसमें खंड भिन्न भिन्न तालों में होते हैं ना, इसे ताल मलिका भी कहा जाता है, जिसमें खंड क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग खंड, अलग अलग खंड होते हैं। गायन के क्या होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, उसमें खंडों में यह गायन किया जाता है ना। ओके, तो चलिए हम जो अपना प्रश्न है इसके डिस्कशन के आधार पे उसे देख लेते हैं। तो इसमें हमने किसके किसके बारे में जिक्र किया, तिल्लाना के बारे में जिक्र किया और तनम के बारे में जिक्र किया, तिल्लाना और तनम के बारे में जिक्र किया, टप्पा के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो इस आधार पे हम देखेंगे, तो ऑप्शन एक और ये तीन, एक और तीन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, सही उत्तर चुनिए। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा यह सी। देखिए हम इस जब बढ़ाएंगे ना, जो संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है ना,
तो जब उसके बारे में, जब आर्ट एंड कल्चर में जब इसके बारे में क्या करेंगे, डीप में सब बताएंगे इसके बारे में, तो फिर यहाँ पे हमें बस प्रश्न को सही करना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर महाबलीपुरम मंदिर परिसर के भाग हैं? तटीय मंदिर, गणेश रथ मंदिर और लॉर्ड खाना मंदिर, लॉर्ड खान मंदिर। तो इनमें से कौन से महाबलीपुरम मंदिर के परिसर जो हैं उसके भाग हैं, हमें यह बताना है। तो चलिए एक एक करके इससे जो तथ्य हैं उसके ऊपर जान लेते हैं। देखिए जो महाबलीपुरम यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ना। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, महाबलीपुरम। वह उस तटीय क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया जो प्रस्तर से निर्मित हैं, कुछ एकाश में है, कुछ संरचनात्मक यानी छोटे छोटे पत्थर को काट करके संरचना निर्माण किया गया है। अभी हम इसके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। देखिए जो महाबलीपुरम में जो मंदिरों का जो मंदिर परिसर है उसमें जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, गुफाओं का निर्माण किया गया है, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है, उन सभी का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में किया गया है, जहाँ पे एक डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी, यानी कि पल्लव साम्राज्य था। उस साम्राज्य के एक महान शासक थे कौन? नरसिंह वर्मन, आई थिंक फर्स्ट या द्वितीय, ठीक है, फर्स्ट या द्वितीय में से कोई एक थे। तो नरसिंह वर्मन ने काफी अधिक मात्रा में वहाँ पे रथ मंदिरों का, मंदिर परिसर में मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनमें से बहुत सारे मंदिर आज भी वर्तमान है, परंतु कुछ मंदिर अ, समुद्र में विलीन हो गए हैं, रेत में दब गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो महाबलीपुरम में जो मंदिर परिसर है, उस मंदिर परिसर में तीन मतलब कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ संरचनाएं हैं, रथ मंदिर, संरचनात्मक मंदिर। देखिए रथ मंदिर में आ जाएगा आपका, रथ मंदिर के जो आकार है ना, रथ मंदिरों के आकार में उकेरे गए एकाश्म मंदिर है। ये रथ मंदिर है, एक ऐसे हैं एकाश्म मंदिर है, यानी एक पत्थर का टुकड़ा रहा होगा बड़ा सा, और उसी को तराश तराश करके एक ही पत्थर से ही उसमें सभी आकार उकेर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। तो ये क्या थे? एकाश्म है, एकाश्म प्रस्तर निर्मित है रथ मंदिर। और जो सबसे प्रसिद्ध एकास्मी संरचना है ना, जो 5 है, वो क्या है? जो पांडव रथ है, पांडव रथ यानी 5 जो पांडव थे, धर्मराज, धर्म, अर्जुन, भीम, ठीक है ना। जो जो रथ मंदिर है उसके नाम जो है, उनमें सबसे प्रमुख कौन से हैं? धर्मराज रथ, हमें लगता है ये सबसे बड़ा भी है ना, धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, ठीक है, अर्जुन, अर्जुन रथ, नकुल, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, नकुल और सहदेव। मैं आपको बता दूं इसमें एक अलग और भी रथ है, क्या है? द्रौपदी, कुछ और भी रथ है, ठीक है, द्रौपदी, ये क्या काफी फेमस, ये जो रथ है काफी फेमस है। तो द्रौपदी रथ भी है, यह सबसे छोटा रथ है। द्रौपदी रथ क्या है? सबसे छोटा है। और धर्मराज, सॉरी, भीम रथ, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ना, धर्मराज रथ या भीम रथ में से क्या है सबसे बड़ा रथ है? एक है, आई थिंक भीम रथ ही होगा। ओके, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो चलिए हम ये कुछ हो गए, रथ हो गए जिसकी कुछ विशेषताएं थी। इनमें इनमें कुछ और भी रथ शामिल थे, जैसे मैं बोला ना कि बहुत सारे रथ थे, उनमें से ये क्या है फेमस है? गणेश रथ भी एक है, गणेश रथ भी एक है, और ये क्या है? 3 मंजिला है, 3 मंजिला है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 3 मंजिला है जो गणेश रथ है। देखिए यह 3 मंजिला है और इसमें उत्कृष्ट कारीगरी भी की गई है, उत्कृष्ट कारीगरी भी की गई है। तो इसका जो स्वरूप है भीम रथ जैसा कुछ मिलता जुलता है, भीम रथ जो है ना उसी से मिलता जुलता भी है। तो ये कुछ हो गए, क्या हो गए? रथ हो गए जिसके बारे में हमने जिक्र किया। अब चलिए हम कुछ अलग भी संरचना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अगला है संरचनात्मक, संरचनात्मक यानी छोटे छोटे रथों को, सॉरी, क्या है? संरचनात्मक मंदिर। ये संरचनात्मक मंदिर हैं जो छोटे छोटे
प्रस्तर से काट करके संरचना का निर्माण, बड़े बड़े संरचना का निर्माण किया गया है। देखिए ये कहाँ है, मामल्लपुरम, वहीं पे है। मामल्लपुरम में संरचनात्मक मंदिरों के भवन पत्थर के टुकड़े से बनाए गए हैं। कुछ उनमें से मंदिर है तटीय मंदिर, उनमें से कुछ मंदिर है जो क्या है, मैं बता दूं आपको, छोटे छोटे प्रस्तर से काट करके ये संरचनात्मक मंदिर निर्माण किया गया है। देखिए इनमें से कुछ मंदिर है तटीय मंदिर, तटीय मंदिर, इनमें विशाल मंदिर, दो लघु मंदिर और अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें एक खुला क्या है, महाकक्ष, सभागार भी बोलते हैं ना, महाकक्ष है यानी खुला हुआ सब है, और प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार भी इसमें शामिल है, और अन्य भी तत्व जो मंदिर के अन्य जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो भी सब क्या है इसमें शामिल है। और इनमें से अधिकांश क्या है, रेत में दब गए, मामल्लपुरम ना, ये कहाँ पे है, मामल्लपुरम में, और अधिकांश इसमें से क्या हो गए हैं, रेत में दब गए हैं। इन्हीं में से कुछ और भी हैं, ओलकेश्वर मंदिर, ठीक है, ओलोकेश्वर मंदिर, ये भी 8वीं शताब्दी के अंत में, 8वीं शताब्दी के आरंभ में राजा राज सिम्हा द्वारा यह निर्मित कराया गया था। हम इधर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और किसी ग्रेनाइट से निर्मित है ना, किसी ग्रेनाइट, पत्थर का ही प्रकार है ग्रेनाइट, एक पत्थर है ना ये ग्रेनाइट, ठीक है, उसी से यह निर्मित है, ग्रेनाइट से। चलिए हम चलते हैं और आगे। तो इसी जो ये अवलोकेश्वर मंदिर है ना, इसी मंदिर की दीवारों पे जो रामायण से संबंधित बहुत सारे कथानक हैं, कथा है, जैसे रावणानुग्रह, ठीक है, रावणानुग्रह इसी में शामिल है, रावणानुग्रह, दक्षिण मूर्ति, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे निर्मित किया गया है, नक्काशी किया गया है, ओके, मंदिरों की दीवारों पे। देखिए एक अलग भी मंदिर है, मुकुंद नयनार मंदिर, ठीक है, हम उधर ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए और हम कुछ अलग भी संरचना है उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे शैलकृत उभार, शैलकृत, यहाँ पे ना शैलकृत उभार मतलब जो चट्टान है, उस चट्टानों पर नक्काशी कर करके वहां पे उभार दिया गया है, कुछ कथानक को उभार दिया गया है। उस कथानक में गंगा का भूमि पर अवतरण, उसमें से क्या है, गंगा का भूमि पर अवतरण, गंगा, अवतरण, यहीं पे ना जो ये शैलकृत है, यानी कि जो शैलकृत क्या है, उभार है, जो चट्टानों पे उकेरा गया है, वहीं पे एक अर्जुन की तपस्या भी है, क्या है, अर्जुन की तपस्या है, और साइड में दो हाथियां हैं जो उन पे अ, जल मतलब उनके ऊपर ऐसे अपने सूंड से गिरा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अर्जुन का तपस्या है, ऐसा माना जाता है कि उसमें गंगा का भूमि पर अवतरण किया जा रहा है, यानी कि उनका तपस्या कर रहे हैं और स्वर्ग से गंगा को कहाँ पे ला रहे हैं, भूमि में मिला रहे हैं, यही कथानक यहाँ पे उकेरा गया है ना। ऐसे बहुत सारे कथानक है जो वहाँ पे उकेरा गया है। जो अर्जुन की तपस्या है उसे भागीरथ की तपस्या भी कहा जाता है, गंगा से स्वर्ग से पृथ्वी को लाने का ना उनका प्रयास किया जा रहा है। किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम कथा ना, और भी ऐसे बहुत सारे कथानक है, महाभारत के अर्जुन द्वारा उस शस्त्र को प्राप्त करना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कथानक वहाँ पे उकेरा गया है, हम काफी ज्यादा डीप में हो जाएगा। लेकिन कुछ हम और बात कर लेते हैं, गुफा मंदिर भी हैं, कैसे हैं, गुफा मंदिर भी हैं। देखिए उन गुफा मंदिर में, देखिए मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने जो मंदिर वास्तुकला पढ़ा है, ठीक है, एमए में, तो इसलिए ओके, चलिए इसे छोड़ते हैं हम। तो ये क्या है, वराह गुफा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, वराह, वराह गुफा, कोटिल गुफा, कोटि कोटिल गुफा, धर्मराज गुफा, रामानुज गुफा, इस तरह की बहुत सारी गुफाएं भी वहाँ पे प्राप्त होती हैं। देखिए हम कुछ और बता दें, जैसे एक अलग से हम डिस्कस करना चाहेंगे, लॉर्ड खान मंदिर है ना, जो ठीक है, लॉर्ड खान मंदिर है, यह चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था, चालुक्य शासकों द्वारा लॉर्ड खान मंदिर,
इसका हम ऊपर ही डिस्कस कर देंगे, अभी जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब। चलिए छोड़िए इसे ना। देखिए, तो इस तरह से हम देखते हैं तटी मंदिर ये कहाँ पे है, जो उसका महाबलीपुरम मंदिर परिसर है ना, इसमें हमने तटी मंदिर के बारे में जिक्र किया है। तटी मंदिर के बारे में जिक्र किया है, तो ये भी क्या है, शामिल है। गणेश रथ, अभी हमने यहाँ पे उसका जिक्र किया ना, तो 3 मंजिला है गणेश रथ, इसके बारे में डिस्कस किया। देखिए जो लॉर्ड खान मंदिर है ना, यह मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? चालुक्य, चालुक्यों द्वारा यह क्या किया है, निर्मित किया गया है। और यह एक शिव मंदिर है। कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। देखिए जो शिव को समर्पित है, और यह जो हिंदू है, जो मंदिर है, हिंदू मंदिर, प्राचीनतम हिंदू हिंदू मंदिरों में से यह एक है, लॉर्ड खान मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में ना, कर्नाटक में कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में जो एहोल है, एहोल, एहोल में जो स्मारक में यह स्थित है। एहोल में जो स्मारक मंदिर, बहुत सारे मंदिर है, उन्हीं मंदिरों पर, उन्हीं मंदिर परिसर में से एक लॉर्ड खान मंदिर भी है, जो एहोल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, और तमिलनाडु क्या है, बहुत दूर स्थित है। तो क्या है, दोनों अलग अलग है ना। तो इस तरह से लॉर्ड खान मंदिर जो महाबलीपुरम मंदिर परिसर है, उसका भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसका भाग नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन ई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके विवरण दिए हुए हैं, जैसे मुविंद वेलन, मुविंद वेलन, और उसके विवरण क्या है, 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान, 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान। 72 ग्राम प्रधान, यानी कि शब्द दिए हुए हैं और उसका कुछ अर्थ है, उससे संबंधित विवरण दिया हुआ, उसके बारे में बताना है कौन से सही सुमेलित है। 72 ग्राम प्रधान, अंतपुर राज परिवार, अंतपुर राज परिवार, अंतपुर मतलब अंतः मतलब अंदर का, पुर पुर मतलब जो आई थिंक पुर, जैसे जगदीशपुर ना, कुछ चौराहे टाइप का होता है ना पुर, ठीक है, वहां से पुर बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंतपुर, गांव, गांव में लगाया होता है ना पुर, शहर में या गांव में, ठीक है, इसे कुछ अर्थ निकलता है। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो राज ये क्या इससे संबंधित है, हमें इसमें से कौन सुमेलित है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए जो इस जो शब्द दिए हुए हैं, इसके इससे संबंधित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखते हैं, फिर प्रश्न को अपने सॉल्व करेंगे। देखिए दक्षिण में, यानी कि दक्षिण भारत में जो ये मूवेंद वेलन शब्द है ना, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उस जिक्र करने से पहले कुछ उसका हम बेसिक है उसको जानते हैं। जैसे चोल साम्राज्य उस समय का क्या था, चोल साम्राज्य उसी से संबंधित है। इस चोल साम्राज्य में एक अलग से उर, उर शब्द का प्रचलन था, प्रचलन है, ताकि उर को हम किस किस लिए हम जानते हैं, उर शब्द का अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया ना, वहां पे कृषकों का क्या होता था, संघ रहता था। तो किसानों की ये क्या थी, बस्तियां थी। अभी हम उस शब्द पे आते हैं, किसानों की बस्तियां थी, उर। अब इन जो उर जो किसानों की बस्तियां थी, उसमें से कुछ लोग क्या थे, सिंचाई, अपना खुद का सिंचाई भी किया करते थे ना, सिंचाई में क्या थे, समृद्ध थे, यानी कि कृषि के प्रसार से वे क्या हो गए, समृद्ध हो गए थे, यानी कि बड़े किसान हो गए थे। तो बड़े किसान, तो अब इन बड़े किसानों का जो समूह हुआ करता था, उनका जो गांव हुआ करता था, उसे नाडू बोलते हैं। नाडू क्या हो गए, बड़े किसान इसमें आ जाएंगे। जो इनका समूह होगा उसे नाडू बोलेंगे। अब जो ये नाडू है, यानी कि बड़े किसानों का जो संघ है, उन बड़े किसानों में से भी कुछ ऐसे बड़े किसान हो जाएंगे, इतने धनी किसान हो जाएंगे, जिन्हें अब उनमें से कुछ क्या है, बिल्लाल जात के हैं। जो बिल्लाल जात के कुछ बड़े किसान हैं, ठीक है ना, बिल्लाल जात के बड़े किसान हैं। हम उधर अभी जाने से पहले बता दें, जो ये नाडू थे ना, इसमें कुछ ग्राम परिषद नाडू न्याय करने व कर वसूलने के जैसे प्रशासनिक कार्यों में भी कार्य करते थे। ये नाडू बड़े बड़े किसान थे, यह न्याय करने और कर वसूलने जैसे राजा की सहयोगी ना, प्रशासनिक में भी ये लोग साथ देते थे। किसमें, कर वसूलने,
न्याय में, आदि में भी ये लोग क्या करते थे, राजा का हेल्प करते थे। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए जो इसमें से कुछ विल्लाल जात के किसान थे वो बहुत ही धनी हो गए थे ना, ठीक है, संपन्न परिवार से थे, वो काफी धनी मनी हो गए थे। तो ऐसे किसानों को जो धनी किसान थे उन्हें केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। मतलब ये लोग, अभी मैंने बताया ना, नाडु, इनमें अच्छा खासा कर न्याय आदि में अच्छा खासा अनुभव हासिल था। तो उन्हीं धनी भूस्वामियों में से उनको सम्मान के रूप में, धनी स्वामियों को, जो जो इसमें जो राजा के कार्यों में सहयोग करते थे, उनको सम्मान दिया जाता था कि इनके जो चोल शासक हुआ करते थे उनके द्वारा ना सम्मान दिया जाता था। उन्हीं सम्मान में एक क्या था, मुविंद सम्मान दिया जाता था। याद रखिएगा हमने जो ऊपर शब्द दिया ना वो क्या है, सम्मान सूचक शब्द है, जिसका नाम क्या है, मुविंद वेलन। यानी कि राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, सेवा प्रदान करना, यह क्या है, एक एक प्रकार से उपाधि बोले हैं ना हम, उपाधि जैसा एक सम्मान सूचक शब्द है मुविंद वेलन। देखिए जो ये मुविंद वेलन शब्द है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अरैयार, आर अर ई यार ना, अरैयार। अन्य उपाधियां हैं जो राजकीय, मतलब जो राजकीय पद सौंपे जाते थे उन्हें, सहयोग किया करते थे वो लोग राजा का। तो हमने किसके बारे में, मुविंद वेलन के बारे में जाना। ओके, जो जो तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे ना, उसी से संबंधित है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो उत्तरी भारत था उस समय, उत्तरी भारत में जो साम्राज्य हुआ करता था वहां पे राजनीतिक विचार और संगठन में संबंधित है जो गांव प्रशासन की मूल इकाई थी। गांव क्या थी, जो राजनीतिक प्रशासन और संगठन से संबंधित है, ग्राम। ओके, ग्राम क्या थी, अ, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, छोटी इकाई थी किसकी, प्रशासन की। ये किसके संदर्भ में बात हो रहा है, उत्तर भारत में, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या थी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और जो ग्राम का जो शासन चला करता था, यहाँ पे कौन होता था, ग्राम प्रधान होता था। क्या होता था, ग्राम प्रधान होता था। और जो ग्राम प्रधान के सहयोग करने के लिए एक ग्राम लेखाकार होता था। दोनों के सहयोग से ग्राम की प्रशासन और कर को संग्रह करना आदि में सहयोग दिया जाता था। देखिए जिनके पद क्या थे, वंशानुगत थे, सामान्यतः क्या थे, पद वंशानुगत थे। और वो जो इनको जो वेतन का भुगतान दिया जाता था ना, इन दोनों लोगों को वेतन का भुगतान किससे देता था, एक कर मुक्त भूमि दे दी जाती थी, उसी से ये लोग अपना वेतन प्राप्त करते थे एक प्रकार से ना। वहाँ पे जो कर मुक्त जो भूमि मिली होती थी, उसी से जो इनको जो आय प्राप्त होता था, वही इनको, मतलब एक वेतन स्वरूप वही था, इनको प्राप्त होता था ना। ध्यान दीजिएगा, जो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग होते थे ना, जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, अनुभवी लोग होते थे, वही लोग इनकी सहायक की भूमिका निभाते थे एक बार से। वो लोग जो ग्राम प्रधान का कर्तव्य होता था, उसके जो निर्वहन होता था, उसमें इसमें सहायक की भूमिका निभाते थे। कौन लोग, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग सहायक की क्या करते थे, भूमिका निभाते थे, उन्हें एडवाइस सलाह दिया करते थे। तो इन्हीं लोगों को क्या बोला गया, ग्राम महाजन बोला गया, या ग्राम महत्तर, ग्राम महत्तर बोला गया। तो याद रखिएगा, ग्राम महत्तर, ग्राम महाजन अलग हैं और ग्राम प्रधान अलग है।
ग्राम महत्तर जो है ये लोग ग्राम प्रधान की सहायक करेंगे, एक बार से एडवाइस देंगे उन लोगों को, उनकी जो ग्राम प्रधान की कर्तव्य होगा उसे पूर्ण करने में ये लोग सहायक की भूमिका निभाएंगे, ग्राम महत्तर या ग्राम महाजन। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए और हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, क्या है? अंतःपुर। अंतःपुर, देखिए जो अंतःपुर है ना, यह जो राज परिवार तथा राज परिवार के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल में हमें राज परिवार के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, जो राज परिवार था ना, राज परिवार, जो राज परिवार था उसी को अंतःपुर कहा गया, यानी कि घराना, जो घराना होता था उसके अन्य जो सदस्य हुआ करते थे, उसके उसके घर के अंदर का भाग ना, जिसमें लोग रहा करते थे, उसे अंतःपुर कहा गया है। अंतःपुर कहा गया, एक बार से बोले राज परिवार को ही अंतःपुर कहा गया है ना, ध्यान दीजिएगा, राज परिवार को अंतःपुर कहा गया है। अब देखिए, जो हमने डिस्कशन डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मुविंद 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान, ठीक है, ये सही है। महत्तर ग्राम प्रधान नहीं, ग्राम प्रधान अलग है और उसकी सहायक की भूमिका में महत्तर है, महत्तर नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा, हालांकि ये क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं जो ग्राम प्रधान की सहायक की भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतःपुर राज परिवार, यस, अंतःपुर क्या है, राज परिवार है ना। राज परिवार को क्या बोला जाता है, अंतःपुर बोला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो 1 और 3 क्या है, सही है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, तो इस तरह से हमारा इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 3। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके, कथक नृत्य पे। देखिए, कथक कली है, शास्त्रीय नृत्य है ना, जो कहाँ पे है, केरला में है। कथक कली केरला में है और कथक कहाँ पे होगा, यहाँ उत्तर भारत में होगा। ओके, उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर भारत में होगा। इसे शंकरदेव ने वैष्णव मत के प्रचार प्रसार, कौन, शंकरदेव, प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में आरंभ किया था। यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। तो देखिए, हम इसे जो संबंधित तथ्य हैं, पहले तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए, कथकली के बारे में बात करूं, सॉरी, कथकली, कथकली कहाँ पे है, केरला में। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, नहीं तो कथक अलग है, कथकली अलग है। कथकली, कथकली ना, कथकली कहाँ पे है, केरला, केरल में। और कथक कहाँ पे है, यूपी, उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बोले या ये उत्तर भारत में है ना, संक्रमण संक्रमण है ना, इसका जो दायरा है, मतलब विकसित है, ज्यादा बड़ा है। देखिए, जो कथक नृत्य है, यह नृत्य किसमें, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख स्वरूप है ना, 8 प्रमुख स्वरूप है, उनमें से एक है, उनमें से यह एक है, कौन, कथक नृत्य, नृत्य, कथक नृत्य उनमें से एक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। जो इसकी उत्पत्ति हुई थी पारंपरिक रूप से प्राचीन भारत के उत्तर में, प्राचीन भारत के उत्तर में चरण चारणों, यानी कि चारण थे ना, साधु एक बात से क्या थे, कवि थे, चारण यानी कि कवियों का एक जत्था कहाँ आया, उत्तर भारत की तरफ आया, उत्तर भारत की तरफ ये लोग यात्रा कर रहे थे। तो उन्हीं से ही इनकी जो कहानी के जो कथाकार हैं, वो यही चारण या कवि लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे उत्तर भारत में इस कथक नृत्य का विकास किया था। ओके, तो कथाकार ये लोग कौन है, यही कहानीकार लोग हैं, कौन, कवि और चारण लोग हैं, जो उत्तर भारत में यात्रा कर रहे थे उस समय, प्राचीन काल में। अब देखिए, जो शंकर देव हैं, शंकर देव का संबंध जो है असम में है, शंकर देव का जो संबंध है असम से है। मैं यहाँ पे इसकी डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, जो ये शंकर देव हैं, इनका संबंध कहाँ पे है, असम से है। ये उत्तर भारत में नहीं, असम कहाँ पे, उत्तर पूर्वी भारत में है, असम से है। और ये शंकर देव वैष्णव संत के क्या थे, यह एक वैष्णव संत के अनुयायी थे। कौन से,
वैष्णव संत थे और सुधारक भी थे, धर्म सुधारक भी थे। देखिए, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए सत्रिया, फोक डांस है ना, सत्रिया, सत्रिया नृत्य की एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में आरंभ किया था। इसमें कौन किया था? शंकर देव, शंकर देव, इन्होंने ही इसे आरंभ किया था। देखिए, जो कथक है, अब हम आ जाते हैं अपने कथक पे आ जाते हैं, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, हम कथकली, कथक के बारे में बात कर रहे थे, कथकली अलग है, कथक के बारे में बात कर रहे थे। कथक जो है भक्ति आंदोलन के दौरान विशेष रूप से हिंदू भगवान, कौन से? कथक, हिंदू भगवान जैसे कृष्ण भगवान, कृष्ण की बचपन की जो कथाएं हैं, उनकी कहानियां हैं, उसको शामिल करके विकसित किया गया है। उनके जो बाल लीलाएं हैं, उसकी जो कहानियां हैं, उसी से ही यह कथक का विकास किया गया है। और यह स्वतंत्र रूप से उत्तर भारत में क्या हुआ है? विकसित हुआ है। स्वतंत्र रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में ही विकसित हुआ है। अब देखिएगा, जो कथक कली है, सॉरी, जो कथक है, यह कथक अलग अलग स्वरूपों में क्या है? विकसित हुआ है। अलग अलग स्वरूपों में क्या हुआ है? विकसित हुआ है। देखिए, अलग अलग स्वरूप है ना, इसे क्या है? स्वरूप है, अलग अलग घराने हैं। देखिए, जिसमें अ, जिसमें क्या है, जिसे हम घराना के रूप में भी जाना जाता है ना, अलग अलग स्वरूप में विकसित हुआ है कथकली। मान लीजिए उत्तर भारत में तो विकसित हुआ, परंतु उत्तर भारत के अलग अलग भागों में, अलग अलग घरानों में यह विकसित हुआ, जिसे हम घरानों के रूप में जाना जाता है। जिसमें जयपुर घराना, एक प्रकार से बोले दरबार, दरबारी भी है ना, दरबार जो राजाओं का दरबार लगता था, उसमें यह डेवलप हो रहा था। तो जयपुर घराना, बनारस और लखनऊ, तो ये अलग अलग घरानों में क्या हुआ था? विकसित हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, तो जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना, तीन अलग अलग घरानों में यह हमारा जो कथक डांस है विकसित हुआ था। अब देखिए, तो हम इसकी जो विशेषताएं हैं, जो कथक की विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो अलग अलग है, ये अलग अलग टॉपिक हो गए ना, कथक, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये अलग अलग हो गया। परंतु जो हमने कथक है, जो समग्र रूप से कथक है, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। देखिए, यह लयबद्ध पाँव की गति पर बल देता है, पाँव की गति पर बल देता है। मैं लिखूंगा नहीं, बस इसे ओरली सुन लीजिए। लयबद्ध पाँव की गति पर बल देता है और घुंघरुओं से सुसज्जित होता है। पाँव में घुंघरू बंधे होते हैं, घुंघरू। और संगीत, संगीत के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जो कलाकार होता है, पाँव में घुंघरू बांधा रहता है, डांस करता है, और जो संगीत होता है, संगीत कोई गायन करता है, उसे वो सामंजस्य स्थापित करता है। और पाँव और धड़ आमतौर पर सीधे होते हैं। जो पैर है और धड़ है, वो क्या होता है? सीधा होता है। कहानी को विकसित शब्दावलियों के माध्यम से, जो कहानी है उसको विकसित शब्दावलियों के माध्यम से जो डांस करने वाला है, वह हस्त मुद्रा, हाथ की मुद्राओं से ऊपरी शरीर, ऊपर का जो शरीर का ऊपर का भाग है, उसकी गति से चेहरे के भाव, चेहरे पे भी प्रदर्शन करता है ना, भाव प्रदर्शित करता है। चेहरे के भाव से गर्दन की गति, गर्दन को भी गति करके उसकी प्रदर्शन करता है। और आंख के जो भावें हैं, उसका भी प्रदर्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, कौन? कलाकार जो डांस कर रहा है। रंगमंच संबंधी गतिविधियां, जो रंगमंच है, जो मंच है, उसकी उससे भी तालमेल स्थापित करता है। और झुकाव, अपने शरीर का झुकाव और मोड़ के आधार पर अपने इसमें कथक का प्रदर्शन करता है। कौन? कलाकार। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यह एकमात्र उत्तर उत्तर भारत बोले या एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य में यह एकमात्र कथक है जो इस्लाम से भी प्रभावित है। क्या है? इस्लाम से भी प्रभावित है। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो इस्लाम से प्रभावित है। कौन? कथक ना, ध्यान दीजिएगा। तो मुस्लिम संस्कृति से भी क्या है? यह प्रभावित है। और हिंदू और मुस्लिम की एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस्लाम से प्रभावित है और हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? कथक।
ध्यान दीजिएगा। तो अब ये हो गया कथक क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कथक जो शास्त्रीय नृत्य है एकमात्र स्वरूप है जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। जो जितने भी हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय संगीत है उन सभी में यह एकमात्र है कथक, जो कथक संगीत और कथक नृत्य दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ऐसा कोई और अन्य संगीत नहीं है भारत में, जो अन्य शास्त्रीय संगीत नहीं है कोई, और अन्य कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, केवल कथक ही एक है जो कथक संगीत और कथक नृत्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट पे प्रभावित करते हैं, एक साथ साथ चलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, दोनों समानांतर विकसित भी हुए, एक दूसरे के साथ विकसित हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को पोषित भी करते हैं, कथक संगीत और कथक नृत्य। देखिए कथक संगीत प्लस कथक नृत्य, देखिए दोनों एक दूसरे के साथ ही विकसित हुए हैं ना। चलिए तो हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ये कुछ डिस्कशन हो गया, काफी डीप में हो गया। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यस एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदुस्तानी जो संगीत है उससे जुड़ा हुआ है ना, उससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर हम देखते हैं हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन दो क्या हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा। चलिए तो हमारा आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अगर अनुभवी हैं, पढ़ चुके होंगे, तो आप इस वीडियो को 1.25 या 1.50 प्ले स्पीड करके भी देख सकते हैं ना, ताकि आपका समय अधिक से अधिक समय का बचत हो और जल्दी से रिवीजन भी हो जाए। तो आज हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी डीप में जो कथक नृत्य है ना, कथक नृत्य इसके बारे में जाना ना, कथक नृत्य के बारे में जाना। और शंकर देव जो थे वैष्णव मत के अनुयायी थे, ये कहाँ पे थे, अ, आश्रम वाले क्षेत्र में थे ना। तो इस आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल दो सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं ना हम। तो इसमें हमने क्या देखा, मुविंद वेलन महत्तर अंतःपुर जो संबंधित ये शब्द है उसकी जो कुछ विवरण है, इसमें इसके बारे में हमने काफी ज्यादा जिक्र किया, ओरनाडो, मुविंद वेलन, काफी ज्यादा शब्दों के बारे में जाना ना। और देखिए हमने महाबलीपुरम मंदिर परिसर है उसके बारे में काफी अधिक जाना, जो रथ मंदिर है वहां पे उन सभी के बारे में काफी अधिक डिस्कशन किया। और देखिए तिल्लाना टप्पा तनम के बारे में जाना, टिल्लाना टप्पा और तनम के बारे में जाना। हमें लग रहा है कि टप्पा के बारे में सब डिस्कशन नहीं किया, टप्पा के बारे में देखिए क्या है, यह एक तीव्र सुर वाला टप्पा, मैं यहाँ पे टप्पा के बारे में बता दे रहा हूँ। टप्पा, टप्पा के बारे में बताऊं मैं आपको, तो यह क्या तीव्र सुर वाला, काफी तेज सुर, सुर वाला ना, आवाज वाला गीत गाए जाते हैं टप्पा में। यह एक कठिन रचना है और इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। गायन के ध्रुपद और ख्याल स्वरूपों की भांति ठुमरी और ठप्पा दोनों का विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है ना। और ये हमें लग रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है ना, हिंदुस्तानी संगीत से ये लग रहा है जुड़ा हुआ है, ठीक है टप्पा ना। अच्छा हाँ, ये हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ होगा, हिंदुस्तानी, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसीलिए तो यह गलत हो गया है, ठीक है। हमें कर्नाटक के बारे में बताना था। चलिए तो और हम और आगे चलते हैं। देखिए जो वैष्णव धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना, परमाणु वैष्णव धर्म के वैशेषिक धर्म, सॉरी वैष्णव धर्म नहीं, वैशेषिक धर्म के बारे में, ठीक है, इसमें हमने काफी डिस्कस किया है। ओके, और यहाँ पे हमने ऊर सभा नगरम के बारे में जाना है, काफी डीप में जाना है, और तीनों के तीनों इसमें क्या हुए थे, सही हो गए थे। और देखिए इसमें हमने वाद्य यंत्रों के बारे में जाना है ना, जो पुंग चोलोम और करताल चोलोम है, जिसका प्रदर्शन मणिपुरी संकीर्तन में किया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो मणिपुरी के और जो संगीत नृत्य हैं उन सब में भी उनका वादन किया जाता है। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के उदय क्यों हुआ, उसके जो कुछ कारण थे मुख्य, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं उसके बारे में जिक्र किया है, साथ ही स्ट्रक्चर, जो बौद्ध धर्म का जो स्ट्रक्चर है, जो स्तूप का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया है। हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है, देखिए वो भी इतिहास का भाग है ना, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यह एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है, यानी कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो कहाँ पे है, अ, केरला वाले क्षेत्र में होगा ना, मोहिनी अट्टम, उसके बारे में हमने क्या डिस्कशन किया है। ओके, नहीं तमिलनाडु, ठीक है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होगा,
ठीक है? तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है, तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते भी रहिए दूसरे को भी, ठीक है ना? ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। विद्या ददाति विनयम, विनयादाति पाठत्ताम, पाठत्वा धनम आपनोति धनार्धन ततं सुखम। ओके? मतलब ज्ञान बाँटने से बढ़ता है ना? चलिए इसका जो श्लोक मैं बोला हूँ उसका अर्थ मैं किसी अन्य संस्कृति में जब पढ़ाऊँगा उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ होता है। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।